हेलो फ्रेंड, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका ये विद्याभ्यास। आज मैं आपके सामने भूगोल का फैक्ट लेके कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब तक हमारा सेशन समाप्त होगा, समाप्त होते होते आप लोग बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आज का जो भूगोल का सेशन है, इसमें कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है या दो बार कट करती है? ऑप्शन है आपका नर्मदा, माही और बनास। इसका आंसर हो जाएगा माही। ये आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है उसको मैं बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि माही नदी दो बार काटती है। अपने आप में यूनिक चीज है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग चलते एक्सप्लेनेशन पे और समझते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। देखिए, ये जो माही नदी है, ये कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होता है और राजस्थान गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात नदी जो गुजरात के पास है उसमें गिर जाता है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। बनास नदी का उद्गम होता है राजस्थान के राजसमंद जिले के बरावरी के चिन्नौर पहाड़ी से। और ये माही नदी जो क्वेश्चन था कि कर्क रेखा को कितनी जगह काटती है, दो बार काटती है, कहाँ कहाँ काटती है? तो देखिए, एक काटती है एमपी में और दूसरा काटता है गुजरात में। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, दो राज्य का नाम एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दो जगह माही नदी कट करती है। ये अलग अलग जगह बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं दिया गया। आप लोग बहुत सारा अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे, शायद ही आपको किसी बुक में ये मिले कि कर्क रेखा को किस 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 राज्य में काटती है। सिर्फ ये दिखा होगा, लिखा होगा कि दो बार कट करती है, लेकिन कहाँ कहाँ? ये एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अगर जब भी सवाल में नहीं होता है तो नहीं पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। कभी कभी आप लोग नहीं को ध्यान नहीं रखते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पेशेंस, सब्र रख के क्वेश्चन को बस हमेशा सही से पढ़िए, शांत होकर पढ़िए। ऑप्शन इसमें है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसका जवाब होगा महाराष्ट्र। क्यों होगा? क्योंकि 5 राज्य से भारत में मानक समय की युमोत्तर रेखा गुजरती है या पार होती है। तो हम लोग 5 राज्य देख रहे थे, कौन कौन सा राज्य है। उसके अलावा कोई भी राज्य नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है, देखिए मैं मैप भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैप हमेशा विजुलाइज ज्यादा करता है, आपको ज्यादा समझ विकसित होगा मैप के थ्रू। कभी भी अगर एग्जाम में आप भूल जाएंगे तो अगर मैप को विजुलाइज कर लेंगे, याद करेंगे ऊपर में कौन सा था जगह, तो आपको बिल्कुल वो याद होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 राज्य कौन कौन सा है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होके गुजरती है, जो कि यहाँ पे भी मैं लिखा हुआ हूँ। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए, ये जो मानक समय है, ये कितने, इसका क्या है, ये पूर्वी देशांतर पे 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये लिया गया है। इसका जो देखिए होता क्या है, अक्षांश और देशांतर सबका एक निर्धारण किया गया है। तो ये पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट। इसे बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपको कन्याकुमारी। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत ही बेसिक बात बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं क्या क्या है कि कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए इस जगह कन्याकुमारी, यहाँ पे आपको हो जाता है क्या कहते हैं, हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, ये तीनों यहाँ पे मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में, आप लोग सब जान रहे हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी नहीं, ये है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और जबकि नागपट्टनम जो है तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बच्चे लोग एक तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ये खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, भाबर क्या होता है। मुझे लगता है आप में से भी ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि खादर, बांगर और भाबर है क्या। मैं आपको बिल्कुल अगले 1 से 1.5 मिनट में ये क्लियर कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि खादर, बांगर और भाबर होता क्या है। पहले इसका आंसर देख लीजिए। आंसर इसका भाबर है। और है क्या ये, तीनों में क्या अंतर है, बस तुरंत मैं बता रहा हूं। देखिए, ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय के नीचे गिरिपात का मतलब होता है उसके नीचे, हिमालय के नीचे ये हो जाता है गिरिपात का एरिया। और ये बता दो कि हिमालय क्षेत्र के गिरिपात क्षेत्र क्षेत्र पश्चिम में सिंधु नदी से होकर तिस्ता के बीच
पहला मैदान जो है भाबर कहलाता है। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के उच्च क्षेत्र से ली गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखलम है। तो मैं समझा रहा हूँ, देखिए होता क्या है, जब भी आपको ये हिमालयी नदियां गिरिपाद एरिया से गुजरती है, उस समय क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, ये छोटा छोटा बड़ा बड़ा स्टोन भी होता है। ये जो है उस एरिया में पत्थर और ये कंकड़ बजरी ये सब वहां जमा करके इसे कहा जाता है वो भाबर। तो ये क्या उपजाऊ होगा कि उपजाऊ नहीं होगा? ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके खेत में पत्थर फैला हुआ है तो वहां पे आप खेती कैसे कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल उपजाऊ एरिया नहीं होता। अगला जो होता है क्या कहते हैं, बांगर और खादर, ये उपजाऊ होता है। इसमें कौन ज्यादा उपजाऊ होता है, कौन कम उपजाऊ होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए खादर क्षेत्र जो होता है नदी के पास होता है, जहाँ जल के साथ आने वाला मिट्टी जमा होता है। जो खादर एरिया होता है ये होता है खादर एरिया। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होता है खादर एरिया होता है। बाबर भी जो है बांगर ये भी उपजाऊ होता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है खादर से। और खादर, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, खादर, तो इसको खाद से आप रिलेट करके चलिए कि खादर मतलब खाद जुड़ा हुआ है। जहां पे खाद दिया जाएगा वो तो जगह, वो जमीन तो उपजाऊ होगा ही। तो खादर हमेशा उपजाऊ होता है और बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता है, उपजाऊ होता है लेकिन खादर से अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। खादर उपजाऊ होने का कारण क्या होता है? उपजाऊ होने का कारण ये होता है कि यहाँ नदी जो है हर साल अपने साथ बहुत सारी मिट्टियां लेके आता है, ठीक है ना। और जो मिट्टी जमा हो जाता है इस एरिया में वो खादर एरिया होता है। जब जब नया मिट्टी आएगा तो वो ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, जब आप खादर में नया मिट्टी आता है, इसका मतलब हो गया जो बांगर क्षेत्र है वहां पे हर साल नया मिट्टी नहीं आता, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है तथा यहाँ का मिट्टी काफी पुराना होता है। देखिए मिट्टी नया कहाँ से आएगा? मिट्टी हवा में उड़ के तो आएगा नहीं, हवा में उड़ के भी आता है, हवा के माध्यम से मिट्टी आता है, लेकिन हवा के माध्यम से बहुत कम आता है। जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो हमेशा नदी के माध्यम से होके आता है। तो वो जहाँ पे बाढ़ का पानी ज्यादा आएगा वहां पे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगा, जहाँ पे बाढ़ कम आएगा वहां मिट्टी कम उपजाऊ होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई एरिया जहाँ पे कि बाढ़ ज्यादा आता है, नो डाउट कि वो जब तक बाढ़ आता है तब तक तो काफी परेशानी वहां पे रहता है, बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो जाता है वहां खेती बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग मुझे लगता है इस मैप के माध्यम से समझ गए होंगे खादर, बांगर, भाबर ये तीनों होते क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन पटकाए पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। फिर एक बार नहीं है, नहीं पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कहाँ नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि एक ही चीज सर क्यों बार बार बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीज मैं भी गलती करता था एग्जाम में। मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे करते होंगे। जो बच्चे नहीं करते वेल डन, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल उसको ध्यान दीजिए कि नहीं पे ध्यान देना है कि कहाँ पे नहीं लगा हुआ है, उस पर ज्यादा चौकस रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि जो जो राज्य लटकाई पहाड़ियां से संलग्न है उसका मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। एक असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये पटकाई पहाड़ी से संबंधित। और त्रिपुरा किससे? ये मिजोरम पहाड़ी से। कौन सा दर्रा हिमालय हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इसमें से कौन सा दर्रा है? 3 दर्रा का नाम दिया गया है, कौन सा हिमाचल प्रदेश से संबंध है? आंसर हो जाएगा आपका सिक्किला दर्रा। देखिए जब भी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीज मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको दर्रा किस राज्य में है ये सब बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। हमेशा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, दर्रा दे दिया होगा, 4-5 दर्रा दिया होगा, चार दूसरे तरफ 4 राज्य का नाम होगा, आपको मिलान करना होगा। ये तब होगा जबकि आपको सारा दर्रा अच्छे से याद होगा। तो सिटकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा रिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो जोजिला दर्रा जो है, ध्यान रखिएगा कुछ समय पहले तक ये, 4 साल पहले तक ये जम्मू कश्मीर में था, अब चेंज हो गया, अब ये लद्दाख में है, लद्दाख के कारगिल जिले में है। तो अब अगर आपको जोजिला दर्रा मिलाने के लिए होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे जोजिला दर्रा दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो आपको गलत करके आना होगा। क्यों? क्योंकि जोजिला दर्रा अब लद्दाख में है। सही आंसर है लद्दाख, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये चीज अभी तक आया नहीं है, जब से 370 धारा हटा है कश्मीर में, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो इसको हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, आपको इसमें टिक करना होगा लद्दाख को। जारवा जनजाति भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? यहां भी मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में जनजाति से रिलेटेड कौन सा राज्य में किस तरह का जनजाति है, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
तो यह कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो जारवा जनजाति है उससे रिलेटेड कुछ बता दूं कि भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति, मतलब यह भी सबसे कम विकसित जनजाति है, जारवा जनजाति। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तट पे पाया जाता है। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने बता दिया है, एग्जाम में ना भी पूछे, जनजाति से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये आपको यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में इतना डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है कि अंडमान द्वीप के किस एरिया में, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण कहाँ पे, तो आपको पश्चिम तट पे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। आप लोग काफी समय से यज्ञ विद्या पे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे नया जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यज्ञ विद्या हर रात टेस्ट शेड्यूल टेस्ट लेता है। हर रात 10 बजे नया टेस्ट आपके सामने आ जाता है। जो बच्चे पुराने वो तो जान ही रहे, जो नया बच्चा है जो आज जुड़ा है उसको मैं बता दूं कि आप लोग पुराना टेस्ट में आपको डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेस्ट दीजिए। पुराना टेस्ट दीजिए, नया टेस्ट आज रात 10 बजे आ जाएगा, उसे दीजिए। यज्ञ विद्या चैनल को यूट्यूब से सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हर सेगमेंट पे नया नया वीडियो आ रहा है। कुछ समय पहले करेंट पे आया था, अब ये मैथ पे आने वाला है, अलग अलग सेगमेंट हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो जो नया नया वीडियो आएगा लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिससे जो भी टेस्ट से रिलेटेड, सेगमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट हम लोग सब जगह अवेलेबल है, सारा टीम हमारे सब जगह है। आपको जहां आपको आसानी से लग रहा है कि वहां से पहुंच सकते हैं, आप लोग प्लीज पहुंचे, अपना कमेंट दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। आपको क्या पसंद है प्लस आपको क्या पसंद नहीं है, दोनों चीज हमें बताइए। जो हम हमारे अंदर कमी होगी उसको बिल्कुल दूर करेंगे, जो आपकी आवश्यकता होगा उसको बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। एस्चुरी नहीं बनाती, ध्यान रखिए, नहीं यहाँ भी है, एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन दिया है नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो कौन सा है? महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। इससे रिलेटेड महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ये तो ये एस्चुरी महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है, और नर्मदा ताप्ती क्या बनाते हैं? एस्चुरी बनाती है। बनाती ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों बनाती है? आखिर नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी क्यों बनाती है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती? और महानदी जो है वो डेल्टा क्यों बनाती है, एस्चुरी क्यों नहीं बनाती? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, तो मैं बस संक्षिप्त में बता देता हूँ। एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? देखिए, जिस नदी का ढाल बहुत तीव्र होता है वो नदी एस्चुरी बनाती है। और जब भी आप भारत को देखेंगे, पश्चिम की तरफ देखेंगे, तो पश्चिम की तरफ जितने भी नदी प्रभावित होती है और जो अरब सागर की तरफ गिरती है, वहां पे क्या होता है, उन लोग का ढाल बहुत तेज है। ढाल तेज होगा तो क्या होगा? सेगमेंट को जो नदी अपने मुहाने पे जमा नहीं कर पाएगी और वहां पे एस्चुरी का निर्माण होगा। इसके विपरीत जो बंगाल की खाड़ी में जो नदी प्रवाहित होती है, जैसे महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, तो वहां पे क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है उसका ढाल उतना तीव्र नहीं होता है। अगर भारत का आप नक्शा देखेंगे और इसको डिटेल में जानेंगे, तो जो पूर्वी एरिया है वहां पे ढाल ज्यादा तीव्र नहीं है, वहां पे ढाल धीमा है। तो उससे क्या होता है, जो नदी होता है वो सेगमेंट अपने किनारे पर मिट्टी जमा करती है, जिससे डेल्टा बनता है। और जहां पश्चिम का एरिया है वहां पे तीव्र धार है, तेजी से नदी समुद्र में चली जाती है, इसलिए डेल्टा नहीं बना पाती, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मुझे लगता है एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, आप लोग समझ गए होंगे। यदि हम लोग बढ़ते हैं, बेम्बाट झील है, किस जिले में बेम्बाट झील है? बेम्बाट झील इसमें से किसी में नहीं है, योजना उपयुक्त में से किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि ये केरल में है। बेम्बाट झील केरल की सबसे बड़ी झील है, जबकि आंध्र प्रदेश में कोल्लूर, उड़ीसा में चिल्का और तमिलनाडु में पुलिकट झील पाया जाता है। तो देखिए ये तीनों लेगून झील होता है। अब यहाँ पे फिर होता है लेगून झील क्या होता है? तो लेगून झील जो होता है वो समुद्र के किनारे एक अलग समुद्र से अलग होकर एक झील का निर्माण होता है, जो समुद्र से ऊंचा होता है। ठीक है, ये होता है लेगून झील। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा पश्चिम में। हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में
पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। ये दो चीज है। पहला चीज मैं बता दूं कि शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है। एक होता है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, आपको सोचिए उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया होगा उत्तर पश्चिम में। और दूसरा हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून के कारण ये तमिलनाडु के तटीय एरिया, इन दोनों एरिया में शीतकाल में वर्षा होती है। अब एक सवाल कि आखिर उत्तर पश्चिम में पश्चिम विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है इससे क्या होता है। इससे ये होता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जब पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश होती है शीतकाल में, और पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, पूर्वी क्षेत्र में कम बारिश होती है। इसके पीछे वजह यह है कि पश्चिम विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में होता है, और भूमध्य सागर कहाँ है, वो भारत के पश्चिम में आपको आ जाता है। इसीलिए पश्चिम विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है, और वर्षा पश्चिम से पूर्व धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस फसल की खेती में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये मुझे लगता है आप लोग में से सारे बच्चे जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा किस मिट्टी में बढ़ती है। ये मटर हो जाएगा कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला, स्थिरीकरण मतलब उसको बांध के रखने वाला कौन कौन सा फसल है। ये है मटर, अरहर, सोयाबीन, उड़द। ठीक है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। दलहन फसल का ये एक जरूरी गुण हो गया, ये गुण है कि वो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए जितने भी दलहन वाला फसल होता है वहां की मृदा में नाइट्रोजन काफी पाया जाता है। कौन कौन, जैसे मटर हो गया, अरहर, सोयाबीन, उड़द। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। देखिए, जैसे भी मैं पीछे बताते आ रहा हूँ कि क्या-क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है, भारत में बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे कि अभी जो मैं बताया उसके अलावा ये जो बैराज सब होता है, कोई भी नहर होता है, वो किस राज्य में है, किस नदी पे बना हुआ है, ये सब भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है। तो ये हरिके बैराज पे बना हुआ है इंदिरा गांधी नहर। बाकी 2 नहर कहाँ है, ये देखिए इंदिरा गांधी तो हो गया हरके बैराज में, ये राजस्थान में मेनली इससे फायदा होता है। पश्चिमी राजस्थान के जिले गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर जिलों में इससे सिंचाई की किया जाता है। मेनली हरिके बैराज से राजस्थान को फायदा होता है। भाखड़ा बांध जो सतलज नदी पे बना हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण रिहन नदी पे हुआ है। ठीक है, आगे तिलैया बांध किस नदी पे है। तिलैया बांध है बड़ाकर नदी पे, ये झारखंड में है बड़ाकर नदी। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैंने पुट किया है यहाँ पे। किस नदी पे कौन सा बांध है, अगर आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे पीसीएस का हो या एसएससी का हो, आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। इसलिए इस तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले के बड़ाकर नदी पर निर्मित है, जबकि कोनार नदी और हजारीबाग जिले में कोनार बांध बना हुआ है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पे बना हुआ है। जितना बांध है ये सब बस फैक्चुअल है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस आपको याद करना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। किस नदी पे बना हुआ है, किस राज्य में बना हुआ है, बांध का नाम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने का चीज है। तो याद करते जाइए, पार लगाते जाइए एग्जाम। आगे भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, ये भी याद करने वाला है। कितना एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र भारत में 20 है। ठीक है, 20 है। 60 जो है कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र है। देखिए 20 जो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, 60 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। ये दोनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, 20 और 60 कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। जो बड़ा होगा एग्रो इकोलॉजिकल बड़ा है तो इसमें कम होगा, क्षेत्र हमेशा उसके अंदर बहुत सारे रहते हैं, तो 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र होता है। इस इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, तो मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे किया गया है। वेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है, तो वेलाडिला खान लोहे से संबंधित है। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है वेलाडिला खान। यहाँ हेमेटाइट लोहे अयस्क का खनिज का खनन किया जाता है। लोहा के बहुत प्रकार है, उसमें से ये हेमेटाइट लोहे का खनन किया जाता है वेलिडिला खान, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़ा आप लोग सब जानते हैं, कुछ गलत चीज के कारण ज्यादा फेमस है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं दंतेवाड़ा लैंडस्लाइड एरिया है, लेकिन अब सरकार के प्रयासों के कारण जो बहुत शांत हो चुका है। वेलिडिला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ये भी एक जानना जानना चाहिए आपको। और यहाँ से उत्पादित लोह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। वहां निर्यात किया जाता है जापान को। ब्लू मून परिघटना क्या होता है, ब्लू मून परिघटना। ठीक है, ब्लू मून परिघटना कहा जाता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे कहा जाता है ब्लू मून परिघटना।
आपको ऑप्शन में कुछ कुछ और लिखा गया, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। जो बच्चा इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया वो तो बिल्कुल सही कर देगा, लेकिन जो बच्चा पहला बार पढ़ रहा है ये ब्लू मून परिघटना, वो हो सकता है अगर एग्जाम में कुछ ब्लू से रिलेटेड दे दिया है कि उस दिन चांद ब्लू हो जाता है तो शायद बच्चा उसको टिक कर देता है। तो जो बच्चा जान रहा है वो तो बिल्कुल कहेगा कि एक मंथ में अगर 2 पूर्णिमा होगा तो ब्लू मून हो जाएगा। लेकिन बाकी जो दिया गया, जो बच्चा नहीं जान रहा, किसी में टिक मार देगा आराम से हम करके। इसीलिए आपको बहुत सारा फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। नासा के अनुसार ब्लू मून परिघटना वो होती है जब किसी एक माह में 2 पूर्णिमा होता है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा तथा कर्क रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका से ये तीनों रेखा गुजरती है। देखिए एग्जाम में 3 रेखा आपको, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। एक भूमध्य रेखा से ऊपर जिसे कि जिसे कि कर्क रेखा कहा जाता है, एक भूमध्य रेखा से नीचे जिसे मकर रेखा कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए एग्जाम में आपको इस पे कौन सा देश है ये बिल्कुल पूछा जाता है। राज्य पूछा जाता है, जब भारत में पूछा जाएगा कर्क रेखा से कौन से कितने राज्य, तो 8 राज्य। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। आप लोग क्या कीजिए, एक मैप लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे जरूरी तरीका क्या है? ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको एटलस हमेशा हाथ में होना चाहिए। और डिजिटल का जमाना है तो हो सकता है अगर हाथ में एटलस ना तो कम से कम आपके मोबाइल या लैपटॉप पे चश्मा होना चाहिए। और जितने भी कंट्री है, अगर हम बात करते हैं ये 3 रेखा का, जितने भी कंट्री पता है जैसे भूमध्य रेखा पे कौन सा कंट्री है, आपको सारा कंट्री एक मार्कर से एटलस में मार्क करना होगा, उसे बार बार देखना होगा। मकर रेखा पे कौन सा कंट्री है, बिल्कुल सेम उसी तरह से एटलस से मार्क कीजिए। किस कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री मकर रेखा पे आते हैं, किस कॉन्टिनेंट से कितने कंट्री कर्क रेखा पे आते हैं, ये सब आपको जुबान पे एकदम होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए याद करना आपको बिल्कुल जरूरी है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर मकर रेखा तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दक्षिण महाद्वीप से होकर गुजरती है। और आप देखेंगे तो दक्षिण महाद्वीप क्या है, नीचे की तरफ पड़ता है। नीचे की तरफ पड़ेगा तो क्या क्या मैं बताया, एक मकर रेखा जो है भूमध्य रेखा से नीचे है, दक्षिण अमेरिका पर भूमध्य रेखा और मकर रेखा टच होगा, जबकि कर्क रेखा भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप ऊपर है, ऊपर है तो कर्क रेखा टच होगा, भूमध्य रेखा बीच में टच होगा, मकर रेखा नीचे है। एक बार दोबारा मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे नया है आए हैं, पुराने बच्चे तो सारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा बच्चे आप लोग जुड़ेंगे उतना हमारी टीम को मोटिवेशन बढ़ेगा। हम लोग अभी आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चार्ज नहीं कर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्वेश्चन खराब है, एक्सप्लेनेशन खराब रहता है। सबसे अच्छा हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को देने का। आप लोग बस इसका फायदा उठाए, जल्दी जल्दी फायदा उठाइए। हो सकता है कुछ दिन बाद अगर हम लोग पे कर दे तो उस समय का इंतजार मत कीजिए। अभी फ्री में मिल रहा है, काफी दिनों तक फ्री में मिलेगा, तो जब तक फ्री में मिल रहा है तब तक इसका फायदा उठाए। ठीक है, टेस्ट देते रहिए। रात को 10 बजे टेस्ट, नया टेस्ट आ जाता है आपके हाथ में। नया टेस्ट दीजिए, पुराना टेस्ट दीजिए, सारा टेस्ट आप लोग देते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज हम लोग को मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए या मेल कीजिए। जिस मोड में आप चाहे उस मोड से आप लोग यज्ञ विद्या से जुड़ सकते हैं। किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? अभी मैंने बताया किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? 3 देश दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि तीनों देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, उसे आप लोग ध्यान रखिए। कुल मिला के 12 कंट्री है, 12 एरिया है। इसमें से देखिए 10 जो है, कौन कौन सा 10? ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोट्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया। ये क्लियर आपको मैप पे दिख जाएगा। जो 2 एरिया है, टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस, ये होता है कि मैच मैप पे आपको अच्छी से ना दिखे क्योंकि एक छोटा आइलैंड जैसा है, बहुत छोटा है। ये तो आपको ना दिखे लेकिन 12 है। और ये 10 आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा कहाँ से क्या है। याद ध्यान आपको देना होगा कि ये जो 4 है, ब्राजील 1, पराग्वे 2, अर्जेंटीना 3 और चिली 4, ये 4 दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। बाकी जो है इसमें अगर आप क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया जाए तो ये जो है अफ्रीका में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सा कंट्री के कितने कंट्री, किसी कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री है जो मकर रेखा पे आता है, कर्क रेखा पे आता है, भूमध्य रेखा पे आता है। ये तीनों आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग देखेंगे बहुत हर 2-4 साल पे किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है, प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? 3 ऑप्शन दिया हुआ है,
एटना, स्ट्रोम्बली, विसुवियस, विसुवियस। ठीक है, इसका आंसर होगा आपको स्ट्रोम्बली। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आंसर होगा इसका स्ट्रोम्बली। क्यों कहा जाता है प्रकाश स्तंभ, ये मैं बता दूं। देखिए, ये जो ज्वालामुखी है, ये बिल्कुल हर समय धधकता रहता है। जब भी वहां पे रात हो दिन हो, हमेशा वो धधकता रहता है। तो होता क्या है कि रात के समय ऊपर से एक रोशनी जैसा वहां पे हमेशा रहता है। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। वो हमेशा वहां पे एक रोशनी चलता रहता है, इसलिए इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत बार जब वहां से नाविक पार होते हैं तो उसको भी एक आइडिया, दूर से आइडिया लग जाता है कि वो किस एरिया में है। यहाँ पे वो देखते हैं कि वो ऊपर में एक आग का लपट है, तो उनको ध्यान आ जाता है कि वो स्ट्रॉबेरी एरिया में है। ये कहाँ पे, भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय है वहां पे। एरिया आप ध्यान रखिए, एरिया में आपको याद करना होगा, यहाँ लिखा गया, बिल्कुल उसको याद कर लीजिए। और विश्वेश, ये इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। तीनों का को एक लोकेशन ध्यान रखना होगा, तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है, ये समझ लीजिए। दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, कहाँ पे है दक्षिण आल्प्स? ऑप्शन आपको दिया है न्यूजीलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। बाकी स्पेन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोस्क्यूजुको। कोस्क्यूजुको है माउंट कोस्क्यूजुको, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम। जबकि स्पेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्टाइट। इसे याद रखिए, इस तरह का सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि हर कंट्री में, कंट्री तो इतने ज्यादा है, लगभग 200 है, सारे कंट्री का जो हाईएस्ट पीक है उसको ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कम से कम 30-25-30 कंट्री का जरूर याद रखिए। यूरोप का कुछ कंट्री है उसका याद रखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ये सब का आपको ध्यान रखना होगा कि उसका हाईएस्ट पीक क्या है। और जो इसके बारे में दक्षिण आस पर्वतमाला के बारे में बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है, और इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? हमेशा एग्जाम में एटलस जो होता है उससे संबंधित सवाल पूछने का चांसेस हमेशा रहता है। किस तरह का सवाल? कोई भी सागर है उससे सटा हुआ कितने देश है, या कोई देश का नाम आपको दे दिया जाएगा, उससे सटा हुआ कितना देश है। हमेशा ये सब ध्यान रखिए। हर साल आप देखिए कि उस साल कौन सा एरिया ज्यादा फेमस रहा है। जो एरिया ज्यादा फेमस रहा है, चर्चा में ज्यादा रहा है, उस साल उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अभी यूक्रेन है, हो सकता है यूक्रेन से संबंधित पिछले बार भी क्वेश्चन कुछ आया था, अभी भी आने का चांसेस ज्यादा है। यूक्रेन से सटा हुआ कौन कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ईरान। क्यों हो जाएगा ईरान? क्योंकि जो जो देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है वो है अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है। इसका मतलब हो गया कि 5 के अलावा कोई भी देश है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाएगी। एक और फैक्ट कैस्पियन सागर के बारे में कि विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नाम है सागर लेकिन है झील, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि सागर है लेकिन नाम है सागर, ये झील है। ताकि झील और सागर में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो झील होता है वो चारों तरफ से उसका वो बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ये 38वीं समांतर रेखा इन दोनों को विभाजित करती है। जो रेखा होता है उससे संबंधित पिछला टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन दिया गया था, इस तरह का सवाल आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। दो इंटरनेशनल कंट्री, कोई फेमस कंट्री है, या किस कोई कोई विवाद हो रहा है किसी दो देश के बीच में, उन दो देश के बीच में कोई अगर रेखा है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। पोलैंड और जर्मनी के बीच में ओडल नीसे रेखा है, जबकि भारत और तिब्बत के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और तिब्बत के बीच में कभी भारत और चीन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो तिब्बत का एरिया है उस पर चीन का कब्जा है, इसलिए भारत चीन के बीच में भी कहा जाएगा मैकमोहन, या भारत तिब्बत के बीच में भी मैकमोहन रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का भाग है। ये अब थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन फिर भी हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अलास्का एक समय में रसिया का भाग था, लेकिन रसिया से वो अमेरिका ले लिया है। कब ले लिया है? ये 1867 का बात है। 1867 में अमेरिका ने, यूएसए ने रसिया से, उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, उससे बहुत ही कम कीमत में $7.2 मिलियन
इतना में जो है अलास्का प्रदेश ले लिया था अमेरिका ने। आज जबकि वो काफी वो जो एरिया है काफी ज्यादा मिनरल भरा हुआ है, उसका ऐसा साक्ष्य मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? देखिए, ये भी एक ऐसा एरिया है कि जैसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जलधारा दो तरह का होता है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। आपको लिस्ट दिया रहेगा, हर सागर में इस तरह का जलधारा होता है। किस सागर में कौन सा जलधारा, ये आपको याद करना होगा। इसका लंबा लिस्ट है, आप लोग खुद याद कीजिए। या कुछ दिनों बाद जब हम लोग नया नया सेगमेंट लेके आएंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड नया सेगमेंट लाएंगे, उस समय हम लोग एक आपको लिस्ट दे देंगे, तो आप लोग उस समय भी कर सकते हैं। वो आने में भी हो सकता है 5-10 दिन का समय लग जाए, तो आप लोग वेट कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो खुद से आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। आंसर इसका हो जाएगा हमवोल्ट की धारा जो है, ये धारा ठंडी जल धारा है। और ये कहाँ पे है? इसे पेरुवियन धारा भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में है, ठंडी है ये। जबकि कुरोशियो की धारा गर्म जल धारा है, ये प्रशांत महासागर में। तीसरी धारा जो क्वेश्चन में वो है ब्राजील की धारा, ये गर्म जल धारा है, और ये है अटलांटिक महासागर में चलती है। तो जितने भी जलधाराएं, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन सी जल संधि यूरोप से अफ्रीका को पृथक करती है? आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। जितने जल संधि है उसको भी ध्यान से देखिए, किसको कौन अलग करता है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से। ठीक है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से भी जोड़ता है, दोनों चीज करता है। क्योंकि एक समय आप देखिए, भूमध्य सागर अगर यहाँ पे है तो इस तरफ अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे बीच में जल संधि है। ये एक तरफ जहाँ यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, दूसरी तरफ यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता भी है। जबकि वास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, ये तुर्की में स्थित है। डोवल जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच स्थित है, यह ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आज देखा है ज्योग्राफी, भूगोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने को कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास, आज का सेशन आप लोग को बिल्कुल सही लगा होगा। जितना भी डाउट होगा, जरूरी नहीं कि एक क्लास में ज्योग्राफी इतना महासागर है वो सब डाउट क्लियर हो जाए। मेरा उम्मीद, मेरा कोशिश है कि ये जो क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना हो। प्लस इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोगों ने क्या कि कम से कम 60-70 क्वेश्चन को हम लोग ने कल किया, फैक्ट समझा। ये फैक्ट किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में। आप लोग, आप सारे बच्चे यूट्यूब से इसी तरह देखते रहे हम लोग को, नए बच्चे इससे जुड़िए, आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा बच्चे यूट्यूब से जुड़े, जिससे हम लोग का मोटिवेशन बन पा रहे। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारा डाउनलोड कीजिए और टेस्ट देते रहिए। टेस्ट, पुराना टेस्ट ऐप पे पड़ा हुआ है, नया टेस्ट हर रात को 10 बजे आ जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम लोग बहुत जल्द फ्री मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ। तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।